our current topic is prerequisite material of probability। ये probability का टॉपिक मेरे बहुत सारी जगह पे काम आ सकता है, इसलिए इसको अच्छे से रिकॉर्ड भी कर लेता हूँ। कैट में काम आ सकता है, फिर और कोई सी एग्ज़ाम दो, FRA के अंदर भी आई थिंक क्वांट्स का टॉपिक होगा तो वहाँ पे भी ये काम आ सकता है। एंड बहुत सारी चीज़ों में आगे भी काम आएगा। रिस्क फैक्टर वो सब निकालने में हाई लेवल ऑफ स्टडीज़ के अंदर अगर करूँ मैं रिस्क के रिलेटेड, रिस्क कैसे निकालते हैं, अच्छी जगह पे काम करना हो बिना रट्टा मारे, तो फिर ये प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, राइट। सबसे पहली चीज़ जो समझनी है प्रोबेबिलिटी के अंदर, वो उनके जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज होती है, वो बेसिक टर्मिनोलॉजीज कैसी। सबसे पहले अगर देखूँ तो मैं ये सब, हाँ, सबसे पहले ये सब कि भाई ये रैंडम वेरिएबल क्या होता है, आउटकम क्या होता है, इवेंट क्या होता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होता है, एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होते हैं, राइट। अब इनको एक बहुत इजी वे में समझाऊंगा। ऐसे समझ, जैसे जैसे फॉर एन एग्जांपल, हाँ, मैंने एक डाइस रोल किया, मैंने एक डाइस को मैंने रोल किया, राइट। अब डाइस को रोल करने के बाद मेरे को मिलता क्या क्या इसके अंदर, 1 2 3 4 5 ने, सॉरी, ने 6, राइट। ये सब मेरे को मिलता है ना। तो ये सब क्या हुआ, ये सब के सब मेरे क्या है, ये सब हाँ, ये सब क्या है मेरे, हाँ, ये सब मेरे, सॉरी, ये सब क्या है, ये सब है रैंडम वेरिएबल्स। बिकॉज अपन को इनका पता नहीं कि वेरिएबल्स कब कौन में से कौन सा है ऑकर होगा, तो इसलिए इनको अपन बोलते थे रैंडम वेरिएबल्स। अभी तो रैंडम वेरिएबल, अब वेरिएबल डायरेक्टली वेरिएबल लिखा हो मतलब अपन को डायरेक्टली पता है कि वो ऑकर होगा ही, इसलिए अपन उसको डायरेक्टली वेरिएबल बोलते हैं। लेकिन अपन को ये नहीं पता कि इनमें से कौन सा ऑकर होगा, तो इनको अपन बोलते थे रैंडम वेरिएबल। याद रखना सर, जब प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू 1 होती है ना, P=1, जो बहुत रेयरेस्ट केस में होता है, तो उसके अंदर जो वेरिएबल होता है ना, उसको अपन रैंडम वेरिएबल नहीं बोलते, उसको सिर्फ वेरिएबल बोलते हैं, क्योंकि अपन को पता है कि एक वही वेरिएबल जो ऑफर होगा, जिसकी वजह से उसकी प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू 1 है। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, याद रखना, राइट। अब हाँ, दूसरा, अब रैंडम वेरिएबल बस समझा दिया मैंने, रैंडम वेरिएबल क्या होता है ना, ये रैंडम वेरिएबल क्या होता है मैंने समझा दिया। अब उसके बाद अपन समझेंगे दूसरा टॉपिक कि भाई आउटकम क्या होता है। इसके अंदर क्या लिखा, आउटकम इज द ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल, यानी कि इनके अंदर से जो भी वैल्यू ऑकर होगी ना, उसको अपन बोलते हैं आउटकम, राइट। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल 2 ऑकर हो गया, तो मैं 2 को क्या बोल दूंगा, 2 को मैं आउटकम बोल दूंगा। अब नाउ व्हाट इज इवेंट, now what is event could be a single outcome or a set of outcome, right। अगर मैं बोल दूँ इवेंट, जस्ट फॉर एन एग्जांपल मैंने बोल दिया इवेंट ऑफ ऑकरिंग 2, या फिर इवेंट ऑफ x लेस देन इक्वल टू 4, इवेंट ऑफ ऑकरिंग 4, इवेंट ऑफ इवन नंबर्स, राइट। ये सब मैंने अगर बोल दिया, तो ये क्या है, ये 2 इवेंट ऑफ अकरिंग 2 एंड 4 तो क्या हुए, ये हुए मेरे कि भाई इनके अंदर सिंगल आउटकम्स आ रहे हैं इन इवेंट्स के अंदर, राइट। सिंगल आउटकम्स दिख रहा है ना, सिंगल आउटकम, सिंगल इवेंट कुड बी सिंगल आउटकम और सेट ऑफ आउटकम। और ये इवेंट ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 4 मतलब 1 2 3 4, यानी कि एक सेट ऑफ आउटकम आ रहा है। इवन नंबर मतलब 2 4 6, यानी कि एक सेट ऑफ आउटकम आ रहा है, राइट। समझ रहे हैं ना, अब ये हो गया। अब उसके बाद में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं। अब देख, अभी जब अपन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की बात कर रहे हैं ना, तो अभी जब अपन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की बात कर रहे हैं ना, एक्सक्लूसिव इवेंट्स की बात कर रहे हैं ना, इवेंट्स, तो इसके साथ में अभी अपन बात करेंगे नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स भी क्या होते हैं। सबसे पहले इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं, राइट। अब हाँ, हाँ, mutually exclusive events are two events that can't happen simultaneously, right। The occurrence of one precludes the occurrence of other। अब समझा तो बहुत अच्छे से देख, जैसे मैं अभी ले लिया यहाँ पे मैंने probability of getting even number and probability of getting an odd number, right। probability of getting an even number and probability of getting an odd number, इनके अंदर मेरे को बता, इनके अंदर तेरे को इस इवेंट के अंदर तेरे को कौन कौन से आउटकम्स आते हैं। इस इवेंट के अंदर तेरे पास इवन नंबर के अंदर आ जाते 2, इसके अंदर आ जाते 4 2 4 6, एंड ऑड नंबर के अंदर आ जाते 2 1 3 एंड 5। इसका मतलब ये दोनों इवेंट्स एक साथ कभी साइमल्टेनियसली ऑकर ही नहीं हो सकते, इसलिए ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, राइट। डेफिनेशन पर इसकी क्या लिखा हुआ था करण,
mutually exclusive events are two events that can't happen simultaneously. The occurrence of one precludes the occurrence of other. The occurrence of one precludes the, अगर 1 2 4 6 ऑकर होंगे तो 1 3 5 को तो नहीं आएंगे ना उसके अंदर, राइट. अब ऐसा जस्ट एक और एग्जांपल देता हूँ, P4 P2, राइट. अगर P4 यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 यानी कि 4 कब ऑकर होगा फिर 2 कब ऑकर होगा. जब 4 ऑकर होगा तो ये सीधी सी बात है ना, करंट 2 नहीं आएगा. अगर डाइस तूने रोल की तो अगर 4 आया तो जरूरी इसके साथ 2 भी ऐसा है कि इसके साथ 2 आएगा नहीं, 2 आएगा ही नहीं. प्रिक्लूड कर देता है, मतलब उसको हटा ही देता है उस ऑब्जर्वेशन को आने का, राइट. एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम व्हाट आर नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स. अगर समझ जैसे मैंने ले लिया P इवन नंबर, तो इसके अंदर P इवन नंबर क्या होगा करंट 1 2 सॉरी 2 4 6 है ना, 2 4 6 होंगे P1 नंबर. इवन नंबर्स, राइट. अगर और मैंने एक और चीज़ ले लिया इवेंट मैंने एक इवेंट लिया x लेस देन प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट लेस देन इक्वल टू 4. तो इसके अंदर इस इवेंट के अंदर क्या क्या आएगा. इस इवेंट के अंदर आएगा 1 2 4 1 2 3 एंड 4, राइट. एक मिनट कारण में ये सब जो तूने लिखा है ना P ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं. तो इवेंट्स की बात कर रहा है ना, ये सब लिखने की जरूरत नहीं. प्रोबेबिलिटी क्यों लिख दिया तूने, पागल है क्या. हाँ इवेंट था. अब मैंने इवेंट लिया x लेस देन और इक्वल टू 4, जिसके अंदर 1 2 3 4 आ रहा है. अब यार ये तो इसके डेफिनेशन को, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की डेफिनेशन को वायलेट कर रहा है कि भाई क्या 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 बोलते हैं, दैट कांट हैपन साइमल्टेनियसली एंड द ऑकरेंस ऑफ वन प्रिक्लूड्स द ऑकरेंस ऑफ अदर. लेकिन इसके अंदर तो यार भाई 4 भी आ रहा है, 2 और 4 आ रहा है इधर, और इसमें भी 2 और 4 आ रहा है इधर. इसका मतलब ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स नहीं है. अब ये है नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, राइट. नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, नॉन म्यूचुअली इवेंट्स नहीं, सॉरी, नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, राइट. याद रखना करें, समझाइए. अब एक्चुअली ज़रूरी कि मैं तेरे को बाद में समझाऊंगा, है ना. अब व्हाट आर एग्जॉस्टिव इवेंट्स, राइट. अब बाद में आता है एग्जॉस्टिव इवेंट्स. एग्जॉस्टिव इवेंट्स कवर द रेंज ऑफ ऑल पॉसिबल ऑफ एन इवेंट. A set of events is exhaustive at least one sorry is exhaustive if at least one of the event must occur. Exhaustive events cover the range of possible. अब करें एग्जॉस्टिव इवेंट्स, राइट. अब सबसे पहले समझेंगे अपन एग्जॉस्टिव इवेंट्स. ये तो समझ में आके ना करण, मेरी बात हमेशा याद रखना. मैंने जो बोला है ना म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स और नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, इसके रिलेटेड आगे बहुत खतरनाक टॉपिक आने वाला है, राइट, है ना. अब तेरे को सबसे पहले ये समझा देता हूँ कि भाई नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स एंड नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स को अपन दिखाते कैसे, वो एक डायग्राम बनाते हैं ना अपन. उसके अंदर एक बेसिक लेवल ऐसे दिखाते हैं, ये है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. हाँ तो उनका डायग्राम से समझते, राइट. अब एक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का डायग्राम ऐसा दिखता है, राइट. एक मिनट फोकस करता हूँ उसमें. हाँ, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का डायग्राम ऐसा दिखता है, A एंड B. समझाता हूँ तेरे को. बेसिकली इन दोनों में कोई सा इवेंट साथ में ऑकर नहीं हो रहा ना, इसलिए ये दोनों अलग अलग है, राइट. अब वाइल इनके अंदर ऑब्जर्वेशन साथ में देख, इनके अंदर ऑब्जर्वेशन ऑकर नहीं हो रहे ना साथ में, देख इनके तो अलग अलग दिख रहे हैं ना तेरे को. इसका एक ऑब्जर्वेशन इधर है, इधर है, इसका ऑब्जर्वेशन इधर है, लेकिन साथ में ऑकर कोई सा नहीं हो रहा है, इसलिए दोनों अलग अलग है. वाइल इन दोनों के अंदर आ जाओ, इन दोनों के अंदर ऑब्जर्वेशन ऑकर, ये नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का डायग्राम बनाया मैंने, है ना. इन दोनों के अंदर A और B इवेंट के अंदर ये सारे ऑब्जर्वेशन साथ में ऑकर हो रहे हैं. A और B इवेंट के अंदर ये सारे ऑब्जर्वेशन साथ में ऑकर हो रहे हैं, इसलिए इनका डायग्राम ऐसा बनेगा. इसका मतलब ये जो बीच में जो स्पेस है ना, ये इनको क्या बोलते हैं अपन, कंटेन्स ऑब्जर्वेशन ऑकरिंग इन बोथ इवेंट ए एंड इवेंट बी. और ये जो होते हैं ना इसको जॉइंट प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, राइट. यानी कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ A एंड B ऑकरिंग टुगेदर. A एंड B ऑकरिंग कब होंगे, जब इनके ऑब्जर्वेशन, ये वाले ऑब्जर्वेशन आए, ये वाला नंबर आए इनके बीच में, राइट. ये वाले ऑब्जर्वेशन आएंगे तभी तो ए और बी इवेंट तो साथ में करोगे, इसलिए इसको जॉइंट प्रोबेबिलिटी बोलते हैं. वो कॉन्सेप्ट मैं बाद में समझाऊंगा, अभी तो मैंने ऐसे ही बोल दिया, है ना. अब हाँ, अब अभी अब आ जाते हैं अपने एग्जॉस्टिव इवेंट्स के अंदर. एग्जॉस्टिव इवेंट्स कुछ नहीं होता. बेसिकली एग्जॉस्टिव इवेंट्स का मानना ये है कि एग्जॉस्टिव इवेंट्स इतना सा बोलता है कि बेसिकली एग्जॉस्टिव इवेंट्स वो इवेंट्स होते हैं, ये देखिए कोई सा एक पर्टिकुलर इवेंट नहीं होता, ये 3-4 इवेंट्स का ये एग्जॉस्टिव इवेंट बोलते साथ में, जो सारे आउटकम्स को कवर कर लेते हैं. जस्ट फॉर एन एग्जांपल, अपना ऊपर रोलिंग डाइस वाला एग्जांपल था ना, उसके अंदर कितने आउटकम होते हैं, उसके अंदर 6 आउटकम होते हैं, 1 2 3 4 5 6. अब मैं एक बोलूँ कि हाँ, अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूँ ना, P x देन इक्वल टू 4
P ऑड नंबर, P इवन नंबर, राइट। तो इन तीनों को मैं क्या बोलूँगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, म्यूचुअली सॉरी 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 गलत बोल दिया, एग्जॉस्टिव इवेंट्स बोलूँगा इनको, मैं बोलूँगा एग्जॉस्टिव इवेंट्स। द रीज़न बिहाइंड इट इज़ दैट, अब समझना इसको अच्छे से। अब देख, हाँ अभी सारे, बिकॉज ये सारे के सारे ऑब्जर्वेशन कवर कर रहे हैं, राइट, ये सारे के सारे ऑब्जर्वेशन कवर कर रहे हैं। सबसे पहले इसको देखिए कि कौन कौन से ऑब्जर्वेशन, अरे यार ये तो पेंसिल टूट गई, हाँ ये कौन कौन से ऑब्जर्वेशन कवर कर रहा है, ये ऑब्जर्वेशन कवर कर रहा है 1 2 3 4, ये कर रहा है 1 3 5, ये कर रहा है 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 1 3 5, ये कर रहा है 2 4 6। तो इन सब का जब अपन देखते हैं कि इन लोगों ने सारे 1 2 3 4 5 ने 6, मतलब इन लोगों ने अब इन लोग मतलब इन लोगों ने सॉरी इन लोगों ने मतलब सारे के सारे ऑब्जर्वेशन कवर कर लिए ऑलमोस्ट, राइट, 1 2 3 4 5 6 सारे के सारे। तो इन इवेंट्स को अपन क्या बोलेंगे, एग्जॉस्टिव इवेंट्स, द इवेंट्स विच कवर ऑल द आउटकम्स ऑफ एन इवेंट। ऑफ इवेंट क्या, इवेंट देख इवेंट दो दो बोल रहे हैं यार करंट अफेयर्स के अंदर, एक्चुअली टेक्स्ट बुक के हिसाब से दो दो इवेंट बोले, मैं इवेंट की जगह केस यूज़ कर लूँगा ज़रा। हाँ, in the case in which events covers all the random variables of a case, such events are said to be exhaustive events। इन सारे इवेंट्स ने मिल के सारे के सारे ऑब्जर्वेशन कवर कर लिए, इसलिए हम इन इवेंट्स को एग्जॉस्टिव इवेंट्स बोलेंगे, समझा। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं तेरे को एग्जॉस्टिव और म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स के साथ बीच में ना एक बहुत बढ़िया चीज़ बताऊंगा, सबसे ध्यान से सुनना। सबसे पहली चीज़ जो तेरे को समझनी है कि भाई कि प्रोबेबिलिटी जो होती है ना, प्रोबेबिलिटी इट रेंजेस फ्रॉम -1 to 1, यानी कि सॉरी रेंजेस फ्रॉम 0 to 1। प्रोबेबिलिटी अपन ऐसे लिख सकते हैं कि भाई 0 लेस देन इक्वल टू P लेस देन इक्वल टू 1। ये बात तेरे को याद रखनी है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो तेरे को याद रखनी है ना, देख, हाँ, दी सम of probability of mutually exclusive and exhaustive events is equals to 1। अब देख इसको पहले, हाँ इसको पहले मैं समझाने के पहले तेरे को एक और चीज़ समझा देता हूँ, पीछे मेरा रह गया है कि भाई एग्जॉस्टिव इवेंट्स होते हैं ना करंट, एग्जॉस्टिव इवेंट्स की अगर अपन टोटल करें ना, उनकी टोटल प्रोबेबिलिटी निकालें ना, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एग्जॉस्टिव इवेंट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एग्जॉस्टिव इवेंट्स ये जो होती है ना, ये वन भी हो सकती है और मोर देन वन भी हो सकती है, यहाँ पे ही देख लेना। अभी अभी अपन इस वाले की बात करें तो भाई इसके अंदर तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, लेस देन इक्वल टू 4, यानी कि चार आइटम का आने का 6 में से उसकी 0.66। ऑड इवेंट्स की कितनी है 0.5, इवन इवेंट्स की कितनी 0.5, विच इज इक्वल्स टू टोटल कितना 1.66। लेकिन प्रोबेबिलिटी तो मैक्सिमम 1 तक ही होती है ना, प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम वन तक ही होती है। एक्चुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स के अंदर क्या होता है, इसके अंदर और सारे के सारे ऑब्जर्वेशंस आने के लिए जितने भी इवेंट्स आ सके अपन उनको कंसीडर करते हैं। लेकिन अभी अभी अपन इसके अंदर क्या बोल रहे हैं कि भाई द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स इज इक्वल्स टू 1, यानी कि ऐसे इवेंट्स जिनके अंदर एक दूसरे के ऑब्जर्वेशंस ऑकर ना होए और सारे के सारे वो ऑब्जर्वेशंस भी कंसीडर कर ले। जैसे फॉर एन एग्जांपल अभी हाँ अभी अभी ये दोनों कंडीशंस फुलफिल करे ऐसे इवेंट्स बता मेरे को। सबसे पहला ले लेते हैं अपन, हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ, हाँ, इवेंट ऑफ ऑकरिंग ऑड नंबर, इवेंट ऑफ ऑकरिंग इवन नंबर इज इक्वल्स टू, हाँ है ना, ये क्या क्या हो सकता है, 1 होगा, है ना, ऑड नंबर के अंदर 1 होगा, 3 होगा यानी 5 होगा, इसके अंदर क्या होगा 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा। तो इसका मतलब ये दोनों इवेंट्स क्या हुए, एग्जॉस्टिव इवेंट्स की इन दोनों क्या बोलते हैं, एग्जॉस्टिव इवेंट्स की इन दोनों कंडीशन फुलफिल कर दी ना कि भाई सारे के सारे ऑब्जर्वेशन होने चाहिए, राइट।
और दूसरा इन लोगों ने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की भी कंडीशन फुलफिल कर दी है कि भाई एक दूसरे इन दोनों के अंदर सेम टू सेम आउटकम्स नहीं होने चाहिए, राइट, एक दूसरे के सेम टू सेम आउटकम्स नहीं होने चाहिए इन दोनों के अंदर, है ना, वो भी इन लोगों ने फुलफिल कर दी। अब आओ उनकी प्रोबेबिलिटी देखते हैं। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड occurring odd events plus probability of getting an getting even events is equals to 0.5 plus 0.5 which is equals to 1, राइट। अब दूसरा केस मैं तेरे को एक और समझा देता हूँ अगर तेरे को थोड़ा डाउट हो तो भाई, डाउट है, हाँ हाँ, इवेंट, एक मैंने इवेंट लिया कि भाई एक्स, सॉरी एक्स यानी कि इवेंट लेस देन इक्वल टू 4 इज इक्वल, इसके अंदर कौन कौन से आ रहे हैं, 1 2 3 4, और एक मैंने इवेंट लिया एक्स लेस देन, हाँ, एक्स मोर देन और इक्वल टू 5, क्या क्या होंगे, 5 और 6 होंगे ना, रोलिंग डाइस वाला एग्जांपल ही चल रहा है अपना, है ना। तो इसके अंदर क्या हुआ कि सारे के सारे ऑब्जर्वेशंस भी ऑकर हो गए, राइट, और ये दोनों यानी कि मतलब इसने एग्जॉस्टिव इवेंट होने की तो फुलफिल कर दी कि भाई सारे के कंडीशन फुलफिल कर दी कि भाई सारे के सारे ऑब्जर्वेशन आ गए, और साथ ही म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की कंडीशन भी फुलफिल कर रहा है कि भाई इन दोनों के अंदर सेम सेम ऑब्जर्वेशन नहीं है, राइट। अभी वही अगर तू पहले वाले पे आए ना, अपने पहले वाला जो अपन टॉपिक समझ रहे थे एग्जॉस्टिव इवेंट्स के टाइम पे, तो उसके अंदर देखिएगा ना, इसके अंदर सारे ऑब्जर्वेशन सेम सेम भी है। देख पी ऑफ ऑड के अंदर देख 3 3 1 1 सेम है, और पी ऑफ इवन के अंदर 4, इसका ये देख ये सब सेम है, 2 भी इन दोनों के अंदर ऐसे सेम है, जो 2 है ना यहाँ पे 2, और इसके अंदर 2 यहाँ पे, दोनों के अंदर सेम है, राइट। तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स नहीं थे, इसलिए इसकी वजह से एग्जॉस्टिव इवेंट्स का सम आ रहा था 1.66, यानी कि मोर देन, दैट इज मोर देन 1, राइट। 1 भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, अगर सारे म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स हो तो एग्जॉस्टिव इवेंट्स का 1 भी आ सकता है, अपन उसकी तो बात कर रहे हैं कि द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स इज इक्वल्स टू 1। ये मैंने तेरे को एग्जाम्पल के थ्रू समझा दिया यहाँ पे कि इन दोनों का 1 आता है समीशन। अब कैसे आता है वो भी समझा दिया ना, है ना, कि भाई अब हाँ, यानी कि पी ऑफ गेटिंग a variable less than or equal to 4 plus p of getting an event more than or equal to 5 is equals to 0.66 plus 0.67 plus 0.33 which is equals to nothing but 1, right। ये मैंने ये टॉपिक भी समझा दिया, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन थी, लेकिन यहाँ पे लिखी हुई, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा है, पहले जो लाइन लिखी हुई है ना यहाँ पे लिखी हुई है, the sum of probability of mutually exclusive and exhaustive events is equals to 1, so sigma p ei is equals to 1, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन थी जो मैंने समझा दी। अब दूसरा, अब देखिए जो दिख रही करंट एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी, सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी, प्रायरी प्रोबेबिलिटी, एक बार इस पर फोकस भी कर देता हूँ कि तू अपने आप पढ़ लेना, करंट बहुत ईजी है, तो अपने आप पढ़ सकता है, इसको मैंने अपने नोट्स में भी डाला हुआ है, अपने आप पढ़ लेना। अभी अपन आते हैं इस टॉपिक के अंदर, ऑड्स फॉर अगेंस्ट एंड इवेंट, राइट। अब हाँ सर, इससे भी पहले एक टॉपिक होता है जिसको अपने बोलते हैं, टॉपिक तो नहीं है, नॉर्मल सी चीज़ होती है, मैं समझा देता हूँ तेरे को कि भाई हाँ, ऐसे ही ऊपर में समझा देता हूँ। अब एक होती है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं एक्स सी या फिर एक्स बार। अब इसका कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। बेसिकली एक केस है जिसके अंदर 2 इवेंट्स ऑकर हो रहे हैं, है ना, 2 इवेंट्स ऑकर हो रहे हैं, तो जो मैंने बोला कि भाई P इज इक्वल्स टू एक्स गेटिंग एन हेड, इसको मैंने हेड से कर दिया, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल। अब इसके अंदर 2 इवेंट्स हो रहे हैं, तो भाई इसके अंदर क्या बोलूँगा, P एक्स बार, यानी कि एक्स 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 डैश P एक्स डैश, यानी कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग हेड विच इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टेल। इसको इसलिए अपन रिप्रेजेंट कर देते हैं पी एक्स बार। अब जैसे मैंने देखना इसको बेसिकली पता है मोस्टली कब यूज़ करते हैं, जैसे मैंने बोल दिया हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हाँ हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग है, हाँ नहीं चल छोड़ना, ऐसे समझ ले, बाढ़ मेरा, मेरे को जानता हूँ तेरे को समझ में आ जाएगा कॉन्सेप्ट दिखते हैं, बस इसको याद रखना, इसको कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट बोलते हैं, इतना समझाने के लिए बोल दिया। हाँ, और ये तो एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी, सब्जेक्टिविटी प्रोबेबिलिटी, प्रायरी प्रोबेबिलिटी खुद पढ़ लेना। अभी अपन आते हैं हाँ, ऑड्स फॉर अगेंस्ट एन इवेंट। अब बेसिकली तेरे को इसके अंदर से समझा देता हूँ, इसके अंदर लिखा हुआ क्या है,
हम्म, अब देख मैं तेरे को ये कॉन्सेप्ट तो इसलिए समझा रहा हूँ, अगर तू देख इसके अंदर एनालिस्ट की बात की कि एनालिस्ट जनरली बात ऐसे करते हैं, एनालिस्ट जैसे बात करते हैं ना प्रोबेबिलिटी के रिलेटेड, वो ऐसे करते हैं, राइट। तो ये मेरे भी काम आ सकता है अगर मैं कभी एनालिस्ट बनूँ, तो इसलिए मैं इसके अंदर इसके रिलेटेड ये टॉपिक कवर कर रहा हूँ। अब ऑड्स फॉर एन इवेंट क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट हैपनिंग अपन प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट हैपनिंग। मैं जानता तो बोलेगा ये क्या, ऐसा थोड़ी ना होता है, एक्चुअली कुछ है नहीं, ये बस एक रेशियो बता दिया जाता है। अब जैसे समझना, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट हैपनिंग अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट हैपनिंग, बस इतना समझ पहले। उसके बाद में ऑड्स अगेंस्ट इवेंट, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट हैपनिंग अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट हैपनिंग। समझ गया? अब इसको अपन यूज़ कैसे करते हैं वो समझा। हाँ, जैसे अब समझ, तेरे को एक एनालिस्ट ने बोला दी ऑड्स फॉर, हाँ ये देख लाइन पढ़ यहाँ पे, लाइन पढ़ना यहाँ पे। अब मैं भी तेरे को मार्क करके दिखाता हूँ, एक मिनट, हाँ बस हाथ में अच्छे से पकड़ा जाए। हाँ, दी यहाँ पे दी ऑड्स फॉर the market going up tomorrow are 1 to 4, the market going up tomorrow is 1 to 4, but क्या है? odd for the market, odd for an event क्या होता है? probability of an event happening upon probability of event not happening, odd for a market going up tomorrow is 1/4, यानी कि is nothing but 1/4। इसका मतलब probability of market going up is 1, probability ऑफ मतलब रेशियो में, हाँ ये रेशियो में, गधे रेशियो में 1/4, ये रेशियो में, ऐसा मत डायरेक्टली में समझना। प्रोबेबिलिटी ऑफ मार्केट गोइंग डाउन, ऐसा 1/4 दिया हुआ है नंबर्स, राइट। अब एक्चुअल में प्रोबेबिलिटी ऑफ मार्केट गोइंग अप हुई कितनी? ये हुई 1 अपॉन टोटल प्रोबेबिलिटी। टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1+4, यानी कि इज इक्वल्स टू 0.2। ये हुई तेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ मार्केट गोइंग अप। इसको ऐसे इंटरप्रेट करना होता है करण, अगर तेरे को विश्वास नहीं है तो नोट्स पढ़ना, उसके अंदर भी ऐसा ही लिखा है, तो बस मैंने तेरे को एक बार समझाने के लिए लिख दिया। मैं जैसे लिख दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ, हाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ मार्केट गोइंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड्स, याद रखना ऐसे बोला जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड्स अगेंस्ट द मार्केट गोइंग अप टुमारो इज 1 to 7। ये क्या होता है? ये क्या हुआ? अगेंस्ट, ऑड्स अगेंस्ट द मार्केट, ये हुआ ऑड्स अगेंस्ट द मार्केट गोइंग अप टुमारो इज 1/7। इसका मतलब है ना, ऑड्स अगेंस्ट होता है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट हैपनिंग अपन प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट हैपनिंग। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट हैपनिंग, मैंने ऑड्स अगेंस्ट बोला है ना, तो इसके अंदर कितनी? नॉट हैपनिंग है 1 एंड हैपनिंग है अनहैपनिंग है 7, कि भाई मार्केट ऊपर जाएगा इसका 7 है, और मार्केट नहीं जाएगा इसका 1 बोला गया है। तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ मार्केट गोइंग अप टुमारो इज इक्वल्स टू 7 अपॉन 1+7 is equals to 7/8 is equals to nothing but होगा कुछ ना कुछ तो होगा यार, आई थिंक होना चाहिए कुछ समथिंग अराउंड ऑफ 12.25 होता है ना, 12.25, हाँ कुछ होगा 0.875, ऐसा कुछ होगा, मेरे को परफेक्टली नहीं पता, अच्छे तक ऐसा ही होना चाहिए मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से। तो यहाँ चल छोड़ना, भाड़ में जाए यार, हाँ ऐसा कुछ होगा, देख लेना 0.875 ऐसा ही कुछ होगा। इसकी प्रोबेबिलिटी समझा, ऐसे निकाली जाती है प्रोबेबिलिटीज़। अब ये सब तू करंट टोटली खुद से रीड करेगा ना, तो ऐसा ही कुछ तेरे को समझ में आएगा। ये तो देख मैं तेरे को ऊपर ऊपर से बता दे, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं तेरे को समझाने का, एक मिनट, हाँ ज़्यादा टाइम नहीं मेरे पास समझाने का, तू ये खुद से पढ़ लेना। इसके अंदर भी ऐसा ही लिखा है, और मैंने अपने नोट्स में भी ये सब उनकी फ़ोटोज़ डायरेक्टली डाल दी है ना, कि एनालिस्ट 2 एनालिस्ट 1, और मैंने एग्जांपल भी एग्जैक्टली इसी के लिए जो एनालिस्ट ने बोले, बस समझाने के लिए तेरे को अच्छे से और समझा दिया। अब अपन आ जाते कंडीशनल एंड जॉइंट प्रोबेबिलिटी, द अल्टीमेट चीज़ जिसकी वजह से मैं वीडियो बना रहा हूँ समझाने के लिए। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड जॉइंट प्रोबेबिलिटी। अब अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटी तो नॉर्मल प्रोबेबिलिटीज़ होती है। अब देख उससे भी पहले मैं सबसे पहले कोई सा टॉपिक जो तेरे को समझाना चाहता हूँ ना, वो है डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट इवेंट। हाँ ये इन प्रोबेबिलिटी से पहले भी मैं तेरे कंडीशनल एंड जॉइंट प्रोबेबिलिटी से पहले भी डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट इवेंट। देख अब सबसे पहले करंट बहुत इंपॉर्टेंट बात समझ रहा कि भाई डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट के अंदर कि भाई डिपेंडेंट इवेंट्स आर नॉट नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स एंड इंडिपेंडेंट इवेंट्स आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो हमेशा इनको ये सेम टू सेम समझ के गलती करता है यार। अब डिपेंडेंट इवेंट मतलब वो इवेंट्स होते हैं, देखो अपने मैंने नोट्स में डाला है, तो नोट्स में से भी एक बार देख लेना, तेरे को समझ में आ जाएगा। मैं बस इसको डिक्टेट कर देता हूँ, एक बार समझा देता हूँ तेरे को बेसिकली कि इंडिपेंडेंट, हाँ डिपेंडेंट इवेंट्स और इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते क्या है। सबसे पहले इंडिपेंडेंट इवेंट्स की बात करते हैं। इंडिपेंडेंट इवेंट्स वो होते हैं जिसकी एक एक हाँ एक एक
एक इवेंट की ऑकर होने की संभावना दूसरे इवेंट के ऑकर होने पे निर्भर नहीं होती। समझ रहा है? जैसे जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, करण, हाँ, जैसे जस्ट फॉर एन एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, इंडिपेंडेंट इवेंट, राइट। करण, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, इंडिपेंडेंट नहीं होती, हाँ। रोलिंग अ डाइस, मैंने रोलिंग अ डाइस, आई गॉट, while rolling a dice I got 6, and while tossing a coin, head। ऑल्दो ये दोनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, राइट, इंडिपेंडेंट इवेंट्स है भाई। 6 आना एक इवेंट जो कि इंडिपेंडेंट है कि भाई मेरे टॉस करने पे हेड आएगा, टेल होगा, दोनों दोनों इंडिपेंडेंट है, राइट। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, अभी अलग कैसे है डिपेंडेंट इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट से, वो तेरे को समझाता हूँ मैं। बेसिकली मेरे को, अरे करण, एक्चुअली तेरे को डाउट आता था यहाँ पे कि भाई इंडिपेंडेंट इवेंट भी देखना म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट जैसे ही लग रहा है कि भाई दोनों इवेंट साथ में। एक्चुअली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होता है कि भाई दो इवेंट साथ में ऑकर नहीं होंगे। एंड इंडिपेंडेंट इवेंट होता है कि दोनों दो दो इवेंट्स एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं, जैसे हैड हैड ए हैड 6 पे आने आने पे डिपेंडेंट नहीं है। वाइल म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या बोलता है कि भाई अगर मैंने बोला है इवेंट 6, इवेंट कि भाई 6 आएगा और इवेंट 2 आएगा, है ना, ये दोनों इवेंट एक बार में साइमल्टेनियसली ऑकर ही नहीं हो सकते, ऐसा बोला है। लेकिन इंडिपेंडेंट के अंदर, इवेंट के अंदर क्या बोला है कि ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, इन दोनों का एक दूसरे से कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन करण, छः छः आना और हेड ऑकर होना, ये दोनों एक साथ हो सकता है। ऑल्दो यहाँ समझ, मेरी बात समझ, ऑल्दो इन दोनों का एक दूसरे पे डिपेंडेंसी नहीं है, लेकिन भाई ये संभावना तो है ना कि मेरे टॉस करने पे हेड आया और साथ ही साथ मेरे डाइस दोनों को मैंने एक साथ किया, मेरे एक बार हेड भी आ गया और साथ में 6 भी आ गया। इसकी संभावना बहुत कम है, बहुत कम है, लेकिन है। लेकिन इन दोनों की तो कोई संभावना ही नहीं साथ में आने की भाई। तेरा एक बार में अगर 6 आया तो दो दो कैसे आ सकता है साथ में? तो इनको बोलते हैं अपन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, राइट। ये साला संभावना संभावना के कुछ है ही नहीं दोनों का साथ में आने का। अब और इन दोनों को बोलते हैं कि ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, ये दोनों इवेंट एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन ये दोनों साथ में ऑकर हो सकते हैं। मार्क माई वर्ड्स, इंडिपेंडेंट इवेंट्स आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ये बात गांठ गांठ मार ले खुद के दिमाग में, समझ ले, है ना। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट से लिख दिया है ना, समझ में आ गया? कारण मैं समझता हूँ तेरे को इतना समझ में आएगा। डिपेंडेंट इवेंट्स के लिए अब तू खुद समझ लेना कि डिपेंडेंट इवेंट्स आर नॉट नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, राइट। हाँ, लेकिन ये बात हमेशा याद रखना करें कि डिपेंडेंट इवेंट्स के जो फॉर्मूलाज होते हैं ना, वो एग्जैक्टली सेम टू सेम होते हैं लाइक म्यूचुअली नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, राइट। इनके दोनों के फॉर्मूला सेम होते हैं। हाँ, अपन कहाँ ना कहाँ ऐसे बोल सकते हैं कि डिपेंडेंट इवेंट के फॉर्मूलाज तो सेम है, हाँ, कॉन्सेप्ट भी ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन परफेक्टली नहीं बोल सकते, राइट। लेकिन हाँ, इंडिपेंडेंट इवेंट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का अपन को लगता है सेम है, लेकिन ये तो है ही नहीं सेम। दोनों का अलग अलग किस्सा है, मैंने तेरे को समझा दिया ना करें, एग्जाम्पल से समझा दिया मेरे को। भाई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इसमें गलती करता है। अब इसके इंडिपेंडेंट इवेंट्स के फॉर्मूला भी अलग है देन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। हाँ, इंडिपेंडेंट इवेंट्स के फॉर्मूला भी अलग है, तो अपने मेरे नोट से देख लेना करें, बहुत अच्छे से मैंने लिखा हुआ है इसके अंदर, राइट। अब आते हैं अपन कंडीशनल एंड जॉइंट प्रोबेबिलिटी। देख, अब देख, मैंने अपने नोट के अंदर तो सबसे पहले मैंने समझाया हुआ है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, लेकिन यहाँ पे मैं तेरे को सबसे पहले समझाऊंगा, सबसे पहले कोई चीज़ समझाऊंगा और वो होगी जॉइंट प्रोबेबिलिटी। जॉइंट प्रोबेबिलिटी, राइट, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय P/A/B। दूसरी चीज जॉइंट प्रोबेबिलिटी निकाली जाती है बाय मल्टीप्लिकेशन रूल। मल्टीप्लिकेशन रूल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं अपन? P/A/B, या फिर P/A इंटरसेक्शन B, या फिर P/A&B। याद रखना एग्जाम के अंदर तेरे को ना ये एंड वाला ना बहुत गंदा काटेगा। एंड भी लिखा हुआ आता है भाई, पता नहीं, मैंने फिनेकल के क्वेश्चंस देखे वहाँ पे एंड और करके भी क्वेश्चंस थे, और करके थे तो एडिशन रूल वाले, लेकिन एंड वाले भी पूछ सकते हैं, यहाँ पे समझ के चलना। और हाँ, और इनको भी जॉइंट प्रोबेबिलिटी को भी ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, याद रखना, एक ही बात है, समझ। हाँ, अब बेसिकली जॉइंट प्रोबेबिलिटी क्या होती है? जॉइंट प्रोबेबिलिटी, करंट मेरी बात समझना, द प्रोबेबिलिटी ऑफ A एंड B ऑकरिंग टुगेदर। द प्रोबेबिलिटी ऑफ A एंड B ऑकरिंग टुगेदर, इसको डायग्राम के अंदर कैसे दिखाते हैं? ऐसे,
ये जो बीच का हिस्सा है ना, ये क्या है, ए एंड बी, ये मैंने डायग्राम बनाया नॉन म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स का, राइट, है ना। ए एंड ये क्या है, ये सारे ऑब्जर्वेशन साथ में ऑकर हो रहे हैं, इनको बोलते हैं पी ए बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ दीज ऑब्जर्वेशन ऑकरिंग टुगेदर। ये कुछ नहीं समझा, ये प्रोबेबिलिटी अपनी, ये सारे ऑब्जर्वेशन साथ में ऑकर हो रहे हैं, इनको ए बी बोलेंगे अपन, है ना, ऐसे ए बी है ना। अब इसके बाद में जॉइंट प्रोबेबिलिटी फॉर, सबसे पहले म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के लिए जॉइंट प्रोबेबिलिटी क्या होगी। देखिए इनका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का डायग्राम ऐसा होता है, ए में बी, राइट। अब इनकी जॉइंट प्रोबेबिलिटी, देखिए यहाँ पे इनके बीच में कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे पी ए बी इज इक्वल्स टू जीरो हुआ ना, इनकी जॉइंट प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू जीरो होती है। सेकंड, बहुत जल्दी जल्दी समझाना, मेरे को ट्यूशन भी जाना है, नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अब इनका डायग्राम नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का डायग्राम कैसा होता है, ऐसा ए बी और बीच में ये, इनकी प्रोबेबिलिटी, इनकी जॉइंट प्रोबेबिलिटी, सॉरी इनकी हाँ अब सॉरी इनकी जॉइंट प्रोबेबिलिटी ऐसी होती है ना। अच्छा, मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ऊपर एक मल्टीप्लिकेशन रूल का तुमको अपन फॉर्मूला समझाना भूल गया। अब मल्टीप्लिकेशन रूल का फॉर्मूला होता है ए बी इज इक्वल्स टू पी इंटू ए इंटरसेक्शन बी प्लस नहीं सॉरी इंटू पी बी, इसका फॉर्मूला होता है, राइट। ये मैं ऊपर फॉर्मूला बताना भूल गया, राइट। और वही जो इसकी जो पी ए बी की वैल्यू होगी ना, पी ए बी की वैल्यू कुछ नहीं होगी, ये होगी पी ए बी इज इक्वल्स टू पी ए इंटरसेक्शन बी इंटू पी बी। ये बात समझ के चलना, राइट। मैं बताना भूल गया तो ऊपर वापस बता दिया मैंने, कारण मैं बहुत सारी गलती कर सकता हूँ आगे पीछे बताने की, तो तू पूरा वीडियो अच्छे से देखना, छोट ज़्यादा बड़ा तो बनाऊंगा नहीं, मतलब बड़ा तो बना रहा हूँ लेकिन समझने के लिए इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा है ना। ये भी मैंने समझा दिया तेरे को कि भाई ये क्या क्या जॉइंट प्रोब है ना। अब तीसरा होता है, जब मैं यहाँ पे गलती कर देता हूँ, है ना, तीसरा इंडिपेंडेंट इवेंट्स की, इंडिपेंडेंट इवेंट्स के रिलेटेड। अब इंडिपेंडेंट इवेंट्स का मतलब डायग्राम तो कुछ बनता है नहीं, बेसिकली समझाता हूँ कि भाई इनकी इसका मल्टीप्लिकेशन रूल या तो फिर इसकी जॉइंट प्रोबेबिलिटी क्या होगी, है ना। इसकी जॉइंट प्रोबेबिलिटी होगी ऐसी कुछ, पी ए बी इज इक्वल्स टू पी ए इंटू पी बी। बेसिकली ये है कि इसको मैं ऐसे समझाता हूँ, इंडिपेंडेंट इवेंट्स के अंदर सारे इंडिपेंडेंट तो होते हैं, लेकिन इसके अंदर एक चीज़ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझने वाली बात ये है कि इसका फॉर्मूला ऐसा होता है, याद रखना हमेशा, इसका पी ए इंटू पी बी होता है। ऐसा इसलिए होता है बिकॉज अभी समझ ना, जैसे जो दो वेरिएबल्स है पी ए, जो एक दूसरे पे डिपेंडेंट ही नहीं है, ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट ही नहीं है ना, तो उनकी प्रोबेबिलिटी ऐसी ही होगी, राइट। अब जैसे जस्ट फॉर एन एग्जांपल ले लेना, मैं तेरे को बोलूँ कि भाई रोलिंग अ डाइस एंड गेटिंग अ हेड, रोलिंग अ डाइस एंड गेटिंग 6 एंड टॉसिंग अ कॉइन गेटिंग हेड। अभी दोनों कोई डिपेंडेंट ही नहीं है एक दूसरे पे, तो इनके बीच में कोई क्या बोलते हैं वो नहीं होगी, वो फॉर्मूला के बीच में पता है। अभी जैसे आ रहा था ना यहाँ पे, ये आ रहा था ना, ये क्या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, यानी कि ए के ओकर होने पे बी ओकर होना, राइट। अपने यहाँ पे तो ए के ओकर होने पे बी तो कुछ ओकर ही नहीं होगा, ऐसा कोई मतलब, सॉरी बी के ओकर होने पे ए ओकर होना, हाँ यहाँ पे सॉरी यहाँ पे गलत बोल दिया मैंने, है ना। यहाँ पे क्या है मतलब, बी के ओकर होने पे ए ओकर होना, लेकिन यहाँ पे तो करें ऐसा कुछ होगा ही नहीं कि बी के ऑकर होने पे ए ऑकर होना, बिकॉज ये तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, तो इसलिए अपन यहाँ पे डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते पी ए इंटू पी बी, राइट। अभी तो इतना समझ मेरे को भी ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा, मैं कुछ बोल नहीं रहा। और डिपेंडेंट इवेंट्स का मैं तेरे को पहले बोला, डिपेंडेंट इवेंट्स का फॉर्मूला सेम टू सेम होगा एज हाँ एज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, राइट। यानी कि पी ए बी नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, सॉरी डिपेंडेंट इवेंट का फॉर्मूला सेम टू सेम होगा नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट जैसा, है ना। सॉरी पी ए बी इज इक्वल्स टू पी ए इंटरसेक्शन बी इंटू पी ए बी। अब ऐसा क्यों होता है ये मैं तेरे को समझाऊंगा बाद में, कि भाई ये फार्मूला है ना, फार्मूला, ये जो फार्मूला मैंने लिखा है ना, ऐसा क्यों होता है मैं तेरे को समझाऊंगा बाद में। कंडीशनल अभी प्रोबेबिलिटी जो पढ़ूंगा ना मैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के अंदर, तो मैंने बेसिकली तेरे को जॉइंट प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लिकेशन रूल समझा दिया। जॉइंट प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लिकेशन रूल साथ में इसलिए समझाया मैंने तेरे को, बिकॉज इन दोनों के फॉर्मूला सारे ऑलमोस्ट सेम होते हैं। बेसिकली जॉइंट प्रोबेबिलिटी को कंप्यूट करते हैं पर मल्टीप्लिकेशन रूल के थ्रू, इसलिए मैंने दोनों को साथ में समझा दिया। मल्टीप्लिकेशन रूल के फॉर्मूलाज ही आएंगे तो इसलिए मैंने डायरेक्टली इन दोनों को एक साथ समझा दिया। अभी अपन समझेंगे यहाँ पे
जो अगली चीज़ जो कि है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बेसिकली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ए ऐसा, है ना, ए ऐसा, है ना, जिसके अंदर ये जो होता है ये होता है इवेंट ऑफ अदर केस ऑफ अदर इवेंट्स, या फिर स्लैश केस, ये होता है इवेंट ऑफ मेन केस, इसलिए इसको अपन इंफॉर्मेशन भी बोलते हैं। बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन बी, ए की क्या प्रोबेबिलिटी है, राइट, इवेंट ऑफ अदर इवेंट, राइट, समझ में आया इतना। अदर केस मतलब कि भाई, हाँ मैंने क्या बोला था, कि भाई अभी अपने अदर केस क्या हुआ, टॉसिंग ऑफ कॉइन, हेड आना, बी कुछ नहीं हुआ, बी बेसिकली समझाता हूँ ना, बी कुछ नहीं हुआ, बी हुआ अपना हेड आना, यानी कि अलग ही केस की बात हो रही, और ए हुआ अपना 6 आना, है ना, जो अपना मेन केस है भाई, डाइस के 6 मतलब क्या चांसेस है कि भाई अगर हेड आएगा तो मेरा 6 आएगा, राइट, है ना। ये क्या, ये हाँ, तो क्या चांसेस है ए के, अभी अपन वो निकाल रहे हैं ना, अब अपन वो निकाल रहे हैं, राइट, है ना। और जब हेड आएगा तब ए आएगा, अभी अपन ये निकाल रहे हैं ना। और जो अपन ने यहाँ पे पढ़ा था ना जॉइंट प्रोबेबिलिटी के अंदर, तो अपन ने पढ़ा था कि ए और बी, यानी कि तब मैंने पढ़ा था कि भाई हाँ, कि हेड और 6 नंबर डाइस में साथ में कब आएगा, वो ये था, है ना। और अब मैं बोल रहा हूँ कि जब मेरा हेड आया है तब ए कब आएगा, तब 6 नंबर कब आएगा, है ना। बेसिकली ये क्या नहीं क्या होता है, तेरे को समझाता हूँ कि भाई ये होती है, हाँ, तो बेसिकली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी देख परफेक्टली समझाऊंगा। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इन एक्चुअल में क्या हुई, एक मिनट, तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इन एक्चुअल में क्या हुई, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ इवेंट्स ऑकरिंग टुगेदर अपन प्रोबेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशनल इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 6 एंड इवेंट हैड ऑकरिंग टुगेदर, कि भाई ये दोनों इवेंट कब ऑकर होंगे साथ में, बेस्ड अपॉन द इंफॉर्मेशन, भाई मेरी इंफॉर्मेशन, ये मेरी इंफॉर्मेशन कब ऑकर होगी साथ में, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशनल इवेंट, इंफॉर्मेशन की प्रोबेबिलिटी क्या, ये है, राइट। इनको जो अपन दोनों इवेंट साथ में कब ऑकर होंगे, अपन बेसिकली अपन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती क्या, करंट तो ऐसे समझना, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है कि भाई मेरा इवेंट ए यानी कि मेरा 6 नंबर कब आएगा, जब कितने चांसेस है मेरे 6 नंबर यानी कि ए के आने के, जब इवेंट बी ऑकर होगा, ये मेरी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। व्हाट आर द चांसेस ऑफ ऑकरिंग इवेंट ए व्हेन इवेंट बी ऑकर्स, इसकी होती है कि भाई मतलब क्या चांसेस है मेरे इवेंट के ऑकर होने के जब एक इंफॉर्मेशनल इवेंट यानी कि इवेंट बी यानी कि हेड ऑकर्स, राइट। तो डिवाइड तो मैं किससे करूंगा, इन्फॉर्मेशन से ही करूंगा ना, कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन, इससे ही करूंगा ना कि भाई इनके चांसेस क्या है। अपन क्या करते थे बेसिकली, करंट प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अपन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, है ना, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अपन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी अपन टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी नहीं, बेसिकली नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अपन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करते, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि ए एंड बी कितनी बार साथ में ऑकर होंगे अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि बी कितनी बार ऑकर होगा, यानी कि बी के कितने चांसेस ऑकर होने के, समझ रहा है करण, कि भाई अपन को तो यही समझना है ना। मैंने देख ऐसे कुछ मैं भी अच्छे से समझा नहीं पा रहा, पता नहीं क्यों, मेरा तो दिमाग खराब है पूरा। हाँ, ए के यानी कि 6 के आने के कितने चांसेस है बी के ऑकर होने पे। इसका मतलब क्या होगा कि भाई छः और हेड यानी कि ये दोनों साथ में कब ऑकर होते हैं, यानी कि इसे साथ में कब ऑकर होते हैं अपॉन जब बी कब ऑकर होता है, वो मैंने यहाँ पे बता दिया, इन्फॉर्मेशनल इवेंट कब ऑकर होता है ना। इसलिए इसका फॉर्मूला होता है पी ए, कैसे ले जाओ, हाँ, पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू पी ए बी अपॉन पी बी। समझ में आ गया ना करंट, समझ में आया ना फॉर्मूला, है ना। इंपॉर्टेंट चीज़, ये जो मैंने तेरे को फॉर्मूला बताया ना, ये है नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का। अभी 4 केसेस जैसे पहले कवर किए थे ना एडिशन रूल के अंदर, क्या बोलते हैं, सॉरी मल्टीप्लिकेशन रूल और जॉइंट प्रोबेबिलिटी के अंदर, अब इसके अंदर भी 4 रूल मेरे को कवर करने पड़ेंगे। एक मिनट बार ऊपर बैठ जाओ।
तो अभी अपन देख रहे हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के रिलेटेड, फटाफट फटाफट कर, टाइम बहुत कम है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के अंदर बेसिकली क्या होता है, ये दोनों इवेंट साथ में ऑकर नहीं होते, जिसकी वजह से पी ए बी इक्वल्स टू जीरो होता है। फॉर्मूला के अंदर अगर मैं ऐसे डालता भी हूँ ना तो मेरे को जीरो मिलता है। अब नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के अंदर बेसिकली क्या होता है, देखिए ऐसा डायग्राम होता है इनके बीच का, ये जो होता है मैंने पहले समझा चुका ना, मैंने पहले तक यहाँ पे समझा दिया कि बेसिकली होता क्या है। ये जो पूरा जो ये सब किया ना, भंडारा किया ना यहाँ पे, वो इसका ही नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का ही था। हाँ, उसके बाद में इंडिपेंडेंट इवेंट्स, राइट। इंडिपेंडेंट इवेंट्स बेसिकली तो सिंपल सी चीज़ समझाऊँ ना, तो भी अगर अपन ये फॉर्मूला नॉर्मली यूज़ करें ना, तो इस फार्मूला के अंदर क्या होता है, पी ए बी, जो पी ए बी होता है ना, पी ए बी मेरे को पहले समझाया हुआ है ना कि भाई जॉइंट प्रोबेबिलिटी होती है, फिर मल्टीप्लिकेशन रूल होता है। अब जॉइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होता है, पी ए इंटू पी बी होता है। तो अभी अभी अपन देख, अभी ऐसे ही फॉर्मूला तो अपन ने राइट लगाया, फिर उसके बाद अपन ने ये किया, फिर इसको दोनों कट हो गया ना, आया इज इक्वल्स टू पी ए। अब मेन रीज़न बताता हूँ इसका, दूसरा रीज़न क्या है, तो रीज़न वन हो गया। रीज़न टू समझ कॉन्सेप्चुअली कि भाई पी ए बी, रीज़न टू समझ कि भाई पी ए बी इज इक्वल्स टू पी ए क्या होगा, क्यों होगा। मैंने वैसे अपने नोट्स के अंदर बहुत अच्छे से इसको लिखा है, तो अभी एक और बार समझा देता हूँ कि भाई मेरे को एक बात समझा। हाँ, तो भाई सीधी सी बात है ना करण कि दो इवेंट्स हैं जो एक दूसरे पे डिपेंडेंट ही नहीं है, राइट, है ना। मैं तेरे को बोलूँ कि भाई हाँ, आज रात हाँ करण के जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल है, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, राइट। एक एग्जांपल ले ले कि भाई करण के प्रोबेबिलिटी ऑफ ए करण के, यानी कि करण के 100 मार्क्स आएंगे, 100 सी एफ ए के अंदर फुल 180 में से 180 आएंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.9, है ना। और प्रोबेबिलिटी बी कि आज रात को और उस दिन रात को बारिश होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.5, राइट। अब मेरे 100 मार्क्स मेरे 180 के 180 मार्क्स आना, और इन दोनों के बीच का मेरे को ये बताना कि इन दोनों के बीच का क्या बोलते हैं, अब इन दोनों के बीच में अगर मैं एक कंडीशन रखता हूँ, यानी कि मैं एक इन्फॉर्मेशन रखता हूँ, ऑन द बेसिस ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन क्या ये मेरा अफेक्ट हो रहा है, चाहे बारिश आए चाहे बारिश नहीं आए, राइट। चाहे बारिश आए चाहे बारिश नहीं आए, तो भी भाई मेरा पी ए, यानी कि मेरे पास होने की प्रोबेबिलिटी, मेरे 180 के 180 लाने की प्रोबेबिलिटी 0.9 रहेगी करंट, समझ रहा है। ये मेरे इन सब पे मेरे डिपेंडेंट नहीं है, ये मेरे डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट है ना, तो मेरी प्रोबेबिलिटी उतनी ही रहेगी, बेसिकली ये वही बोलता है। और ये जो मैंने रीज़न समझाया ना पहले, इसको भी याद हो तो इसको भी समझ सकते हैं इस रीज़न का। फिर दूसरा जो मैंने समझा था बहुत ईजी में, और डिपेंडेंट इवेंट का फॉर्मूला सेम टू सेम रहेगा एज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। मैं तो बोलता हूँ यही मान ले कि भाई डिपेंडेंट इवेंट और कुछ नहीं होता, सॉरी, डिपेंडेंट इवेंट का फॉर्मूला सेम टू सेम होगा नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। मैं तो ये बोलता हूँ कि भाई डिपेंडेंट इवेंट को मान ले कि भाई वो सेम टू सेम नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट जैसे ही होने वाला है सब कुछ, है ना। और वो ही होता है डिपेंडेंट इवेंट, और कुछ नहीं, नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट ही नहीं होते। लेकिन हाँ, इनके इनका इनका डायग्राम सब कुछ ऐसा सेम टू सेम बनता है डिपेंडेंट इवेंट का, इतना समझ ले बस। हाँ, अब कमिंग टुवर्ड्स एडिशन नाउ कमिंग टुवर्ड्स द एडिशन रूल। देख, अब एडिशन रूल जो होता है ना, उसको एग्जाम में देख तेरे को ऐसे बोल देगा ए और बी, या फिर पता है ऐसा मैंने देखा लिखा था एदर इवेंट ए और बी, ऐसा भी आता है, ए और बी भी आएगा। ए यूनियन बी तो मैंने देखा नहीं, ये लोग पूछे, लेकिन हाँ ऐसा आएगा। लेकिन ए यूनियन बी तेरे को पता होना चाहिए कि एडिशन रूल का इसको बोलते हैं। अब एडिशन रूल, हाँ, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के अंदर ऐसे रिप्रेजेंट होता है, डायग्राम होता है, तो इनका एडिशन रूल क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, है ना। अब नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट और नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का डायग्राम ऐसा होता है, इनके अंदर पी ए बी है, जो बीच में दिख रहा है ना पी ए, है ना। अब इसको पूरा कवर करना है, कवर तो अपन को पूरा करना है ना, कवर तो ये पूरा करना है अपन को, या पेंसिल, हाँ, कवर तो पूरा करना है। लेकिन बस मैंने क्या किया, एक बार तेरे को समझाने के लिए कि भाई ये बीच वाला पार्ट है ना, इसके अंदर इसका है क्या एक्चुअली, केस क्या, मैं समझा देता हूँ बस। अब देखिए, जो बीच वाला जो पार्ट है ना, मतलब दोनों के अंदर आता है, ए के अंदर भी आता है ना, बी के अंदर भी आता है। जो पी ए बी वाला पार्ट है ना, ऑकरिंग ऑफ बोथ इवेंट्स टुगेदर, सेम ऑब्जर्वेशन दोनों के अंदर आते हैं। तो उन सेम ऑब्जर्वेशन को माइनस करने के लिए, मतलब जिससे अपन को डबल डबल यानी कि अपन को डबल बार कंसीडर नहीं कर लिया, फिर डबल बार इनको अपन सम नहीं कर ले, सिर्फ एक ही बार करे, इसलिए अपन एक बार इनको माइनस कर देते, समझ रहे हैं। पी ए के अंदर भी ये वाला पार्ट आया, पी बी के अंदर भी एक ये वाला पार्ट आया, तो भाई एक अपन इस भाग से हटा देते हैं, अपन ए प्लस ऐसे कर लेते हैं, मतलब एक भाग हटा देते हैं इसे। ये गलत फॉर्मूला है भाई, क्या कर दिया यहाँ पे, सॉरी, ऐसे माइनस, सॉरी, माइनस कर देने का इसे,
तो इस अपन को मिल जाएगा, तो अपन को मिल जाएगा ये नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का कि भाई ये पी ए माइनस पी ए बी, इससे अपन डबल बार, ये जो दिख रहा है ना शेडेड पोर्शन दिख रहा है ना पेन से, ये डबल बार रिकॉर्ड नहीं कर लूँ, एक ही बार करूँ, क्योंकि ये दोनों के अंदर आता है ना, तो एक बार तो माइनस करना पड़ेगा, नहीं तो डबल बार आएगा, ये तो गलत होएगा है ना, इसलिए समझे। अब बेसिकली अपन नेक्स्ट वाले पे आते हैं, ये वाला भाई, ये वाला थोड़ा समझना है करंट है ना। ये है फिर एडिशन रूल, ये वाला है इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए एडिशन रूल। अब मैं इसके अंदर कहाँ ना कहाँ गलती हमेशा करता था, ये तो मैं सोचता था कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो पी ए प्लस बी भी लेंगे, नहीं यहाँ पे भाई माइनस होगा पी ए बी। अब यहाँ पे क्यों होगा माइनस, देख भाई मेरी बात समझ, ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स नहीं होते, यानी कि वो कभी ऑकर ही नहीं करेंगे टुगेदर, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते कभी ऑकर नहीं करेंगे, इसलिए उनका पी ए प्लस वी भी होता है। और इंडिपेंडेंट इवेंट्स वो इवेंट्स होते हैं जो एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होते, लेकिन देर आर चांसेस दैट दे माइट ऑकर टुगेदर। सो जो दे माइट ऑकर टुगेदर, जो उनके जो चांसेस होते हैं, जान के जो उनकी प्रोबेबिलिटी दैट दे माइट ऑकर टुगेदर ऑल्दो दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, इसलिए इनको अपन वापस डबल बार रिकॉर्ड नहीं कर ले, इसलिए अपन उसके अंदर उस वाले केस के अंदर भी, यानी कि इंडिपेंडेंट इवेंट वाले केस के अंदर भी अपन ये माइनस करते हैं पी ए बी, मतलब यानी कि अपन डबल बार रिकॉर्ड नहीं कर ले, इसलिए अपन इसके अंदर भी, ये इंडिपेंडेंट वाले केस के अंदर भी अपन माइनस कर लेते, समझा। ये अपना रीजन है, देख यहाँ पे लिखा भी है मैंने, इवन दो द इवेंट्स आर नॉट डिपेंडेंट बट मे ऑकर टुगेदर, सो इन ऑर्डर टू एलिमिनेट डबल टाइम सम ऑफ पी ए बी वी डिडक्ट इट, अपन इसको माइनस कर देते हैं। अब डिपेंडेंट इवेंट्स का फॉर्मूला सेम होता है नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के जैसा, एक्चुअली डिपेंडेंट इवेंट्स होते नहीं सेम टू सेम वैसे, लेकिन होता सेम टू सेम। इनका स्कैटर डायग्राम भी, स्कैटर डायग्राम बोलते हैं, कौन सा, आई डोंट नो, स्कैटर डायग्राम बोलते हैं, हाँ स्कैटर डायग्राम बोलते हैं, याद आ गया, स्कैटर डायग्राम, फिर जो भी बोलते हैं, जो भी नाम है स्कैटर डायग्राम नहीं, हाँ जो भी इसका नाम, हाँ जो भी डायग्राम्स को डायग्राम तो बोलते हैं, पता है कौन सा डायग्राम होने, जो इनका डायग्राम बनता है ना डिपेंडेंट इवेंट्स का, वो भी कुछ ऐसा ही बनता है, ऐसा ही मेरे को परफेक्टली याद नहीं आ रहा, या फिर मैंने पढ़ा नहीं, मैंने पढ़ा भी नहीं ना। अब देख कर रहे ना टोटल फिर क्या होता है, टोटल प्रोबेबिलिटी रूल, राइट, टोटल प्रोबेबिलिटी रूल, ये नया टॉपिक है। अब ये टॉपिक ना मैंने तेरे को अपने चैप्टर 4, ये जो क्वांट्स का है उसके अंदर मैंने पार्ट टू करके ना, चैप्टर 4 और रीडिंग 4 पार्ट 2 करके ना, मैंने वो क्या बोलते हैं अपने नोट्स के अंदर, उस वाले पार्ट के अंदर ना मैंने डाला हुआ है ये टोटल प्रोडक्टिविटी रूल, जो मैंने ट्री डायग्राम से समझाया हुआ, बेसिकली वहाँ से समझ लेना। अभी तो मेरे पास टाइम नहीं ना, ट्यूशन भी जाना है मेरे को, तो अभी तो मैं यहाँ पे वीडियो को पॉज कर देता हूँ, वहाँ से समझ लेना। आई होप समझ में आ गया। देख मैं करंट गलत भी बोल सकता हूँ, इसमें आगे पीछे भी बोल सकता हूँ, तो समझ लेना। आगे पीछे मैंने बहुत सारी चीज़ें बोल दी, तो अच्छे से वीडियो को देख लेना, राइट।